वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस ज्योग्राफी क्लास में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर जो है हम अर्लियर क्लास 8th में आप लोग पहले पढ़ चुके हो। चैप्टर का नाम था रिसोर्सेज, ठीक है। द सिंपल डिफरेंस इज कि इस चैप्टर में, इस क्लास में हम इस चैप्टर को डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रिसोर्सेज हैं क्या चीज। रिसोर्स की डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन जो आपने क्लास 8th में पढ़ी थी। एवरीथिंग अवेलेबल लिविंग और डेड in the environment has value and is capable of satisfying our needs। हमने क्लास 8 में ये छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी रिसोर्सेज की, कि जो भी चीज एनवायरनमेंट में मौजूद है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो डेड है, वो हमारी अगर नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उसकी हमारे लिए कोई वैल्यू है, तो फिर वो पर्टिकुलर चीज, दैट पर्टिकुलर थिंग और अ सब्सटेंस इज रिसोर्स फॉर अस। अब जैसे आपने लैंड, एयर, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पेन, नोटबुक, ठीक है, द सोर्सेस बाय ट्रांसपोर्ट मीड बाय विच यू केम टू दिस सेंटर, ठीक है, द स्कूटी, कार, एवरीथिंग इज अ रिसोर्स फॉर यू, बट इफ दैट पर्टिकुलर थिंग सेटिस्फाइज योर नीड एंड हैज वैल्यू, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ बच्चों को अगर थोड़ा सा रिकैप करना हो तो वो इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज दिस इज अ पेन, मार्कर पेन। अब इस मार्कर का अगर मुझे पता ही नहीं है कि इससे करना क्या है, तो ये मार्कर मेरे लिए यूजलेस है, इट इज ऑफ नो यूज, है ना। और मान लो इसमें इंक नहीं है, मैं इसको चलाती जा रही हूँ, भी ठीक है, जो भी है, आपको समझना समझो नहीं समझना, तो इट इज नॉट अ रिसोर्स फॉर मी, है ना। ना आपको समझ में आ रहा है लिखा हुआ क्या लिखा है, ना मुझे पता चल रहा है मैं क्या लिख रही हूँ, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, दिस थिंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिसोर्स। अब मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, आई हैव इलेक्ट्रिसिटी बट आई डोंट नो हाउ टू यूज इट, है ना, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स, ठीक है, इसको रिसोर्स नहीं कहेंगे। बट इफ आई हैव इलेक्ट्रिसिटी, आई नो हाउ टू यूटिलाइज इट, तो इट विल बिकम अ रिसोर्स फॉर मी, ठीक है। देन नेक्स्ट और भी आप कई एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे कि सपोज फ्रूट है, मेरे पास एप्पल है, अगर मुझे ये पता है कि एप्पल को खाना चाहिए और ये टेस्ट में ऐसा होता है, ये मेरे को हेल्दी रहेगा, तो मैं खाऊंगी, इट विल बी अ रिसोर्स फॉर मी। बट अगर मुझे यही नहीं पता ये एप्पल है, इसको खाया जाता है, तो इट विल बी ऑफ नो यूज फॉर मी, है ना। मैं उसको देखूंगी भी नहीं, ठीक है, कोई चीज पड़ी है ना, जैसे कंदमूल पड़े हैं, ठीक है। अब माउंटेन एरिया में आप जाते हो ना, जैसे किसी जंगल वाले एरिया में चले जाओ, तो वहां पे फ्रूट्स, कितने सारे पेड़ ऐसे रहते हैं जिनपे काफी सारे फ्रूट्स लगे रहते हैं, बट वी डोंट ट्राई टू प्लग दोस फ्रूट्स ना, हम उठाते तो नहीं कि भाई लाओ खा लो, क्योंकि पता ही नहीं है ये क्या कौन सा फ्रूट है, ठीक है। और लेकिन जिनको नॉलेज है तो उसको कलेक्ट करते हैं उन फ्रूट्स को, ठीक है। तो वो हमारे लिए भले ही रिसोर्स नहीं है, लेकिन किसी और के लिए रिसोर्स हो सकता है, जिसको उसकी वैल्यू पता है, जो जिसकी की वो पर्टिकुलर चीज नीड सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब वैल्यू एसोसिएटेड, वैल्यू का मतलब क्या है, उसकी वर्थ, ठीक है। नीड को तो सेटिस्फाई करता है, बट इट मस्ट हैव सम वैल्यू, दैट मीन्स वर्थ। क्या, अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, अब इसी को देखो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी इनिशियल वर्थ होती है, इनिशियल वैल्यू होती है, लाइक मेटल्स, है ना। मेटल्स क्या है, इनकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। अगर मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, इनिशियल वैल्यू नहीं होती, तो हमारे लिए यूजलेस होते, ठीक है। अब ये क्या करते हैं मेटल्स, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या है, हमें इकोनॉमिक
वेल्थ प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स दे हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन एक्सेलरेटिंग आवर जीडीपी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ हमारे लिए रिसोर्स बन जाती हैं, ठीक है। इनिशियल उसकी वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल, ठीक है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ जो चीजें आगे बढ़ती हैं उनकी वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ती है। अब ये देखो, एजुकेशन है, अगर मान लो मैं हाईली एजुकेटेड हूं बट आई एम नॉट giving that education, I am not providing that education, I am not distributing that education to anybody, so it will not be counted as resource, है ना। वो एजुकेशन मेरे तक रह गई, लेकिन वो एजुकेशन सपोज करो I am working somewhere in some institution and I am giving the lectures like here in this center, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो मेरी नॉलेज है it becomes a resource, है ना, क्योंकि इस नॉलेज की वैल्यू है आपके लिए, ये आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। और जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ, वहां पर भी आप जैसे ही बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेरी नॉलेज का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। मैं उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ और एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या मिल रहा है, मेरे लिए वो वर्थ है, क्यों? क्योंकि मैं वो पढ़ा कर आती हूँ और फिर मुझे उसके बदले में सैलरी मिलती है, ठीक है। सो देयर आर द थिंग्स जिनकी इनिशियल स्टेज में वैल्यू है, देयर आर द थिंग्स विच बिकम्स वैल्यूएबल विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। और हर वो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है और उसके साथ कुछ वैल्यू एसोसिएटेड है, तभी वो पर्टिकुलर सब्सटेंस और थिंग हमारे लिए रिसोर्स बनता है। आई होप दिस टर्म रिसोर्स इज वेरी मच क्लियर टू यू। इतना क्लियर है रिसोर्स क्या चीज होता है, कोई पर्टिकुलर चीज कैसे हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है जब वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है। अलॉन्ग विद दैट उसकी हमारे लिए वैल्यू होनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब 3 क्राइटेरियाज ऐसे सेट हो चुके हैं जो कि एक पर्टिकुलर चीज को रिसोर्स बनाते हैं। अब वो 3 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। Now the 3 basic and most important criterias for a thing or a substance to become resource are: the first one is it must be technologically accessible, second is it should be economically feasible, and the third one is it should be culturally acceptable. Now let me explain all these 3 points one by one. The first one is technologically accessible. टेक्नोलॉजी किस वर्ड से रिलेट करती है? इट इज रिलेटेड विद द टूल्स, मशीन्स, ठीक है, एंड लेबर। अब देखो, कोई भी आपके पास अगर कोई रिसोर्स है, कोई सब्सटेंस है जो कि आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है एंड इट हैज वैल्यू और वो इजीली एक्सट्रैक्टेबल है, उसको आप इजीली एक्सट्रैक्ट करते हो तो फिर कर पाते हो, तो इजीली एक्सट्रैक्टेबल के लिए क्या है, इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इट विल सेव क्या, टाइम एंड मनी बोथ, है ना। बट इफ नॉट, अगर इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर हमारा टाइम और मनी दोनों काफी हद तक बच जाएंगे और हम काफी फायदे में रहेंगे। बट इफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और थिंग इज नॉट इजीली एक्सट्रैक्टेबल, देन व्हाट विल हैपन, दैट मीन्स वी नीड गुड क्वालिटी ऑफ टूल्स, हमें अच्छी मशीन्स चाहिए, गुड टूल्स चाहिए, कौन से, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के टूल्स चाहिए, ठीक है, मॉडर्न मशीनरीज जिसको कहते हैं, ठीक है, मॉडर्न मशीनरीज चाहिए और मॉडर्न मशीनरी के साथ स्किलफुल लेबर चाहिए, ठीक है। स्किलफुल लेबर होगी तभी इस मॉडर्न मशीनरी, एडवांस टूल्स को वो सही से जो है इम्प्लीमेंट कर पाएगी, वहां पर अच्छे से प्लान कर पाएगी और उस पर्टिकुलर
चीज को एक्सट्रैक्ट कर पाएगी। तो इस केस में हमारे पास थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है, थोड़ा सा लेबर पढ़ी लिखी स्मार्ट चाहिए, स्किलफुल चाहिए, तो इसमें क्या है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। बट अगर ये सब चीजें हैं तो वो हमारे लिए पर्टिकुलर रिसोर्स, वो जो चीज हम निकाल रहे हैं, सब्सटेंस और थिंग, रिसोर्स, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल माना जाएगा। ठीक है, इसके दोनों क्राइटेरिया आपको समझ में आ गए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इस टर्म से आपको पता चल गया है कि ये टूल या मशीन से रिलेटेड है। टूल और मशीन को चलाने के लिए ह्यूमन पार्ट चाहिए, दैट इज लेबर। और लेबर कब कम लगती है, कब समय कम लगता है, जब हमारे पास वो पर्टिकुलर चीज इजीली एक्सट्रैक्टेबल हो, बड़ा आसानी से निकल आए, ठीक है, मिल जाए। तो इससे टाइम और मनी दोनों सेव हो जाते हैं, काफी हद तक कम लगते हैं। बट अगर नहीं है, इफ नॉट के क्राइटेरिया में, इफ नॉट इजीली एक्सट्रैक्टेबल, देन हमें क्या चीज चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टूल्स की जरूरत है, गुड टूल्स की, मशीन्स की जरूरत है, और स्किलफुल लेबर की। साथ में स्किलफुल लेबर के साथ क्या होगा, हमारा अगेन टाइम जितना इसके लिए लग रहा है उससे तो ज्यादा लगेगा। बट अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, ये दोनों चीजें हमें मिल जाती हैं, तो फिर वो चीज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मानी जाएगी और हमारा पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होने से बच जाएगा, समय भी काफी हद तक बचेगा। देन सेकंड वन इज योर इकोनॉमिकली फिजिबल। फिजिबल का मतलब देखो संभव होना, ठीक है, संभव होना। फिजिबल का मतलब होता है संभव होना। इकोनॉमिकली पैसे से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है, हमें एक्सट्रैक्शन के लिए, रिसोर्स बनाने के लिए क्या करना होता है, रिसोर्स बनाने के लिए जो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, वो हमारे पास होनी चाहिए। टिल फाइनल स्टेप जितना खर्चा होता है उसको हम रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं, जब तक कि हमें प्रॉफिट ना मिल जाए। और प्रॉफिट कब तक नहीं मिलता है, जब वो पर्टिकुलर चीज को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम उसको पब्लिक में पहुंचाएंगे, पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग हम मार्केट को ग्रो करेंगे, और मार्केट की ग्रोथ के बाद हमें पता चलता है कि हमारी कितनी डिमांड आ रही है, उससे हम कितना बेनिफिट हमें हो रहा है, और नट शेल में जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमें ये बताता है कि क्या ये ठीक हमने किया है कि नहीं। अब इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, ठीक है, और फाइनली हमारा जो बेनिफिट है, फाइनल बेनिफिट कितना होगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की कैलकुलेशन इकोनॉमिकली फिजिबल में आती है। अब इकोनॉमिक फिजिबल में जब आपने ये निकाल लिया, मान लो कि अगर आपको जमीन में से एक आपका पब्लिक कम्युनिटी पार्क है, उसके नीचे सपोज करो हीरे की खान है, वहां से हीरे निकालने हैं। अब वो हीरे कितने हैं, अब कितने हैं, कितने एरिया में वो हीरे की खान फैली हुई है, और उसके लिए हमारे पास कैसे टूल्स अवेलेबल हैं, कितनी स्किलफुल लेबर है, कितने एरिया में फैली हुई है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, कितना खर्चा आएगा, ठीक है, और लास्ट में उस एरिया में से कितने से डायमंड निकलेंगे कि उसके बाद इन सब का खर्चा जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई थी उसको कट करके हमें बेनिफिट कितना होगा। दिस ऑल कम्स इन इकोनॉमिकली फिजिबल टॉपिक, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इकोनॉमिकली फिजिबल इन चीज से ये है फर्स्ट थिंग जिससे वो रिलेट करता है, और इसी में जो है एक पॉइंट आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन। अब रिसोर्स एलोकेशन क्या है, अगर हम कोई चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो हम पब्लिक तक ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, एफिशिएंटली नहीं पहुंचा पाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो डिमांड है मार्केट में उस पर्टिकुलर चीज की जो डिमांड होगी, अगर हम ठीक से पहुंचा पाते हैं ऑल गुड है तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, और प्रॉफिट के साथ साथ हमारे जो मार्केट
में जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी और साथ में इसके जो प्राइस होंगे वो भी रीजनेबल रहेंगे। बट व्हाट इफ अगर हम रिसोर्स को ठीक से एलोकेट नहीं कर पाते हैं, अपनी चीज को मार्केट में ठीक से नहीं पहुंचा पाते हैं, एफिशिएंटली लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो क्या होगा, इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और जो हमारा प्रॉफिट है इट विल बी नॉट गुड। ठीक है, मार्केट डाउन, तो क्या कोई कंट्री ये बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा ना। तो ये जो चीजें हैं, ये पॉइंट्स जो हैं इकोनॉमिकली फिजिबल में आते हैं। अगर हमारे पास कोई सोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है तो हमें ये देखना है उसके बाद कि क्या ये इकोनॉमिकली फिजिबल है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मनी है तो क्या जितने पैसों की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे ट्रिपल चौबल हम लोग क्या प्रॉफिट गेन करेंगे? अगर जितना इन्वेस्ट किया उससे 1 रुपया ज्यादा प्रॉफिट आपने कमा लिया तो क्या ही कमाया। ठीक है, सो these are the criterias which must be considered for economical feasible kind of thing for this point. ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए मनी ठीक होना चाहिए और रिसोर्स एलोकेशन के लिए। ठीक है, वो चीज निकालने के बाद पब्लिक तक भी तो पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ठीक है, और उसके बाद में उसकी क्वालिटी गिननी नहीं चाहिए। कोई भी चीज पब्लिक तक हमें ब्लैक में तो पहुंचानी नहीं है, सब कुछ व्हाइट है ना। तो जब हम हर चीज को व्हाइट पहुंचाते हैं तो इट कॉस्ट। ठीक है, और पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट होती है। ठीक है, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग चाहिए होता है मार्केट में और उसकी पॉकेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, इस वाले में लेंगे हम कल्चरली एक्सेप्टेबल, क्योंकि मैंने पब्लिक की बात की है, यहाँ पर पब्लिक रिसोर्स एलोकेशन में इंक्लूड हो चुकी है। प्रॉफिट हमें तभी होगा जब हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कम रहेगा और हम ट्रिपल चौबल उससे कमाएंगे। ठीक है ना, और वो क्वांटिटी और क्वालिटी रिसोर्स की बढ़िया होगी। तो ये सब हमें कहाँ समझ में आएगा, इकोनॉमिकली फिजिबल। अब और देन now the third point is culturally acceptable. That means the resources which we are going to extract must be accepted by the people without any obligation. अब आप इस चीज को समझो, कल्चरली एक्सेप्टेबल कोई भी चीज कल्चरली एक्सेप्टेबल कब बन जाती है, जब पब्लिक उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, जब लोग उस पर्टिकुलर चीज को जिसको हम रिसोर्स कह रहे हैं वो बिना किसी ऑब्लिगेशन के, मतलब बिना किसी रोक टोक के उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। अब एक एग्जांपल है, अब देखो आपके घर में जो सॉस आती है, टोमेटो सॉस, उसकी क्वालिटी देखो। ठीक है, फिर एक सॉस आपको रेस्टोरेंट में मिलती है। ठीक है, आप उसकी क्वालिटी देखो। फिर एक सॉस, टोमेटो सॉस आपको रोड साइड जो ठेले लगते हैं, जो भी आप एग रोल के समझ लो, ब्रेड पकौड़े के समझ लो, ठीक है, आप उसमें देखो तो सॉस की क्वालिटी में डिफरेंस है। क्या हर पर्सन एक ही टाइप की सॉस क्वालिटी को एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं, हम लोग जो हैं, हम मार्केट में एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट वैरायटीज को पसंद करते हैं, क्योंकि हर एक का टेस्ट अलग है, हर एक की लाइकिंग अलग है। हर इंसान, हर बंदा हर चीज को अपनी हिसाब से परखता है और उसको अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग परचेज करता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, हर जगह सॉस एक जैसी नहीं। ठीक है, अगर आप कपड़ों की बात करें तो कॉटन क्लोथ्स में या जिस टाइप का आप कपड़ा पहनते हैं उसमें भी ह्यूज वैरायटी है। ठीक है, हर कोई एक ही ब्रांड का कपड़ा नहीं पहनता और हर कोई रोड साइड कपड़े नहीं लेके पहनता। तो डिपेंड्स है, इट डिपेंड्स कि आपको कैसी क्वालिटी, कैसे रेट पसंद आ रहे हैं, किस टाइप की चीज है। तो मार्केट में क्या है, जब आपकी कोई चीज, कोई सब्सटेंस टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल के बाद इकोनॉमिकली फिजिबल हो गया, उसका एक्सट्रैक्शन हो गया, अब यानी कि सम बेनिफिट इज देयर, दैट इज व्हाई
वी आर एक्सट्रैक्टिंग ना, वी हैव एक्सट्रैक्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग, तो अब हमने उसको क्या किया, रिसोर्स को एलोकेट किया पब्लिक में, पब्लिक ने क्या किया, उसको कल्चरल एक्सेप्टेंस दी कि नहीं, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। तो यस, ऐसी चीजों को जिनकी एक सामान की काफी सारी वैरायटी, काफी सारे तरह के टाइप्स होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, और उनकी क्वांटिटी के वेरिएशन के बेसिस पे, क्वालिटी के वेरिएशन के बेसिस पे हम पीपल जो हैं, हम लोग जो हैं उसको अपने लाइफस्टाइल में एज अ रिसोर्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको सॉस का एग्जांपल दिया, मैंने आपको क्लोथ का एग्जांपल दिया, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बट देयर आर द थिंग्स which are not at all culturally acceptable, even if we have that particular even if the first two criterias are done with those resources. Like एक एग्जाम्पल देती हूं, आपका न्यूक्लियर वेपन है ना, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, इसको हमारा कल्चर एक्सेप्ट नहीं करता, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इसका यूज क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे देन डेफिनेटली देयर विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यू कैन से जियोपार्टिज्म ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, देन एक और एग्जांपल आता है इसका, न्यूक्लियर वेस्ट देखो आप, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ये इकोनॉमिकली फिजिबल ना होते हुए भी है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बनाने में बहुत आती है, उसके बाद इसके वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसका वेस्ट अभी तक हम ढंग से डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए हैं। बट स्टिल आफ्टर सेटिस्फाइंग दीज टू क्राइटेरिया, द थर्ड क्राइटेरिया बिकम्स अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, हम लोगों ने इसको अनुमति नहीं दी है कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करें, वी ऑल आर अगेंस्ट दिस। ठीक है, इसका न्यूक्लियर वेस्ट जो है, न्यूक्लियर वेस्ट को भी डिस्पोज ऑफ हम नहीं कर पाए ढंग से। ठीक है, और लाइफ मैंने आपको बता दी। ठीक है, एनवायरमेंट इट विल क्रिएट अ जियोपार्टिज्म ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, देन एक और एग्जांपल लेते हैं पॉली बैग्स का, पॉलीथीन बैग्स का। पॉलीथीन एक टाइम पे काफी पॉपुलर हो गया था, जो जूट बैग्स वगैरह हैं उसका रिप्लेसमेंट आ गया था जब जूट फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई थी, तो पॉलीथीन हमने काफी कलरफुल ना कैरी बैग्स वगैरह इस्तेमाल किए। अगेन व्हेन वी केम टू नो द ड्रास्टिक इफेक्ट ऑफ पॉलीथीन्स, अगेन दे आर बैन्ड। ठीक है, तो ये कल्चरली आज की डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो हमारी लाइफ को, एक्वेटिक लाइफ को काफी हद तक, या ये कह लो 100% इफेक्ट करता है। देन एक और एग्जाम्पल, वैसे दो एग्जाम्पल बहुत हैं बट ओके, थर्ड वन इज क्लोनिंग। क्लोनिंग का क्या इफेक्ट आता है? क्लोनिंग के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्लोनिंग हो रही है, साइंटिस्ट क्लोन कर रहे हैं। हालांकि ये कल्चरली परमिशन दी गई है लोगों के द्वारा कि हाँ क्लोनिंग होनी चाहिए, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, इट बिकम्स इकोनॉमिकली फिजिबल देन, बट स्टिल लोगों के यस कहने के बाद ही क्लोनिंग हुई, एंड अगेन दे स्टॉप दिस क्लोनिंग मेथड टू बी इन लाइक डेली रूटीन। क्लोनिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे लाइक इट विल क्रिएट एब्यूज इन द क्लोन पीपल, जो क्लोन इंसान बनेंगे ना एक जैसे मान लो मेरे जैसे आपके पास क्लोनिंग के थ्रू ऐसे 2-3 टीचर्स और आ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है। ठीक है, फिर ह्यूमन राइट्स जो हैं इसको अलाउ नहीं करते। ठीक है, इनके लिए स्पेशल राइट्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को लेकर जो है अभी तक हमारे कोई कानून नहीं बनाया है। ठीक है, तो इस वजह से क्लोनिंग को वैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल में बैन कर दिया गया। क्लोनिंग सिर्फ साइंटिस्ट के एक कैबिन तक, वहीं तक, उनके एनवायरमेंट तक ही सीमित है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट एट ऑल कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये तो कुछ हो गई बड़े लेवल की बातें। अगर हम एक छोटे से लेवल की बात करें कि एक छोटा सा इजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपके ये सेक्टर 9 में मेन मार्केट काफी समय से है, ये मेन मार्केट, और मेन मार्केट के नीचे
एक यू कैन से एनीथिंग, तेल का कुआं, ठीक है, वहां पता चले कि यहाँ पे काफी सारा तेल है, ठीक है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उससे ज्यादा जब हमने डाटा निकाला तो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी काफी अच्छी है, जिससे कि हम जस्ट ट्रिपल चौबल, ठीक है, 5 टाइम्स वी कैन गेन द प्रॉफिट। तो इतना तक हो गया है, बट विल इट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल? क्या आप लोग, जो आम कम्युनिटी के जो लोग हैं, वहां के रहने वाले लोग, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या वहां के दुकानदार एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी दुकानें तोड़ो, इस मार्केट को तोड़ दो और नीचे तेल के कुएं से सरकार को अलाउ करेंगे कि वो यहाँ से तेल निकालो और जाके बेचो? तो अगर ये थर्ड क्राइटेरिया उसके लिए हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर अलाउ करता है, तभी वो पर्टिकुलर चीज जो है रिसोर्स बनेगी, एल्स नॉट, ठीक है। तीनों चीजें यस होनी चाहिए, तब जाकर कोई चीज, कोई सब्सटेंस, कोई थिंग रिसोर्स बन पाता है, अदरवाइज उसको रिसोर्स नहीं माना जाता है। So students, after this lecture, if any of the student or any of the people in our society feels that resources are the free gift of the nature, then please change your mindset. Resources are not the free gift of the nature. Only the things or the substances which are available in the nature, in the environment, they are the free gift. But the thing, these substances or the thing that are available in the environment are the free gifts. But resources are not the free gift. क्योंकि resource कैसे बनते हैं? So students, क्या है, सिर्फ चीजें जो environment में available हैं वही free हैं. Resources are not the free gift of nature. Just change your mindset, because human beings interact with nature through technology. Human beings क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है, यहाँ पर फैक्ट्रीज आप ले सकते हो, या साइंटिस्ट की लैब ले सकते हो, या इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, जो भी आप इसमें, जहां पर वो पर्टिकुलर चीज रिसोर्स में कन्वर्ट होती है, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। वहां इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करके, और फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। किसको ट्रांसफॉर्म करते हैं? जो चीजें फ्री गिफ्ट एनवायरमेंट में मिली हुई हैं, सब्सटेंसेस और थिंग्स, उनको वैल्यूएबल और यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स थिंग्स को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। In this way, we human beings accelerate our growth and development. ठीक है, इतना क्लियर है, आई होप सो। आज की क्लास में हमने पढ़ा रिसोर्स क्या चीज होता है। कोई चीज जब हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है तो वो रिसोर्स नहीं बनती जब तक उसके साथ कोई उसकी वैल्यू या वर्थ एसोसिएटेड ना हो। फिर हमने 3 क्राइटेरियाज ऐसे पढ़े जिनमें से कि अगर एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर चीज रिसोर्स नहीं बनेगी। वो तीनों क्राइटेरिया क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए वो पर्टिकुलर थिंग जो हमें एनवायरमेंट में फ्री गिफ्ट मिला है ना, वो इकोनॉमिकली एक्सेसिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मैंने भी आपको एक कम्युनिटी पार्क और या कैन से मार्केट, कुछ भी आप ले सकते थे, ऊपर वो है और नीचे उसके ये चीज मिल रही है, वो ऑयल, तेल का खजाना। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? अगर ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाते हैं, यस होते हैं, तभी वो पर्टिकुलर ऑयल हमारे लिए रिसोर्स है। अदरवाइज, क्योंकि कल्चर अगर लोग नहीं अलाउ करेंगे तो वो तेल नहीं निकल पाएगा, तो फिर कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आपको जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि जिसकी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, बट स्टिल। और आज की इस क्लास के बाद मैं आपके
जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही सुनूंगी कि सिर्फ हमारे नेचर में, एनवायरनमेंट में सब्सटेंसेस और थिंग्स मिलते हैं बट रिसोर्सेज नहीं मिलते, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी और फिर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं और उन इंस्टीट्यूशंस में वो उन चीजों को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स वैल्यूएबल यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं और इस तरीके से हम हमारी जो ग्रोथ है उसको वो एक्सेलरेट करते हैं, हमारी डेवलपमेंट आगे एक्सेलरेट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। कोई डाउट हो प्लीज आप मुझसे जरूर पूछें।